हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे संभव बैच में। इसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो नया चैप्टर है बॉटनी सब्जेक्ट के अंदर। मैं बॉटनी फैकल्टी हूं आप लोगों के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो संभव बैच में हमने ये उद्देश्य रखा है कि इस बार हमको नीट को क्रैक करना है। जो हमारा टारगेट हमने डिसाइड करा था तो उस टारगेट को अचीवमेंट तक ले जाना है। ठीक है, उस अचीवमेंट तक हम लोग कैसे जाएंगे, तो उस लोगों मतलब उस चीज़ के लिए हमने हमारे इस पूरे ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करके आप लोगों के सामने इस बॉटनी सब्जेक्ट को किस तरह से रखा जाएगा, बस आपको वो देखना है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस 12th के अंदर जो बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो होती है कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई जैसे बॉटनी पोर्शंस अलग हो गए, ठीक है, जूलॉजी पोर्शंस अलग हो गए। 11th की बात करते हैं, देखिए 11th के अंदर क्या होता है, दोनों को एक बेसिक क्राइटेरिया के साथ पढ़ाया जाता है। तो अगर हम बायो को डिवाइड करते हुए चलते हैं तो डिवाइडेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है, बस ये हमारा एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है। भाई देखो जूलॉजी के अंदर आप लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, भाई एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखो एनिमल्स सबको कहना उचित नहीं होगा, उसी तरह बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को वैसे पता ही होगा, आप लोगों ने 11-12 तो पढ़ी ही होगी, और अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए इस बैच से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग हमारे इस क्रैश कोर्स के अंदर जो कि हमारा संभव बैच है, इसके अंदर हम लोग नीट को संभव बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, बॉटनी पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं निशान सिंह, बॉटनी फैकल्टी हूँ इस संभव बैच की। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट्स देता हूँ। देखिएगा क्या होता है, आप लोगों का जो पूरा बायो पोर्शन है, ठीक है, बायो पोर्शन किसका, 11th और 12th को दोनों को मिला लेते हैं तो नीट का सिलेबस तैयार होता है। ठीक है, बायो का आपको पता है क्वेश्चंस, ये तो मैं आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं कर सकता कि आपको पता है क्वेश्चंस कितने कितने किस में से आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये सब आप लोग सोच चुके हो और आपको पता है कि भाई हमें करना कैसे है, और पूरा आपको लोगों को जब फिनोमिना पता है, प्रोसीजर पता है, क्राइटेरिया पता है, तभी आप लोग इस बैच में आए हो। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, पूरी बायो के अंदर 38 चैप्टर हैं, 38 चैप्टर्स। ठीक है, उस 38 चैप्टर में से हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, तब आप जाके अचीवमेंट पर अपनी पहुंच जाओगे। ठीक है, टारगेट करने से कुछ नहीं होता कि 38 चैप्टर्स हमने कर लिए और फिर उसके बाद हमको पता पड़ रहा है कि भाई साहब हमने तो सिलेबस ही पूरा नहीं करा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पूरे चैप्टर्स को, जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं उसमें टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ते चलो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई टॉपिक हमारा सा छूट गया है, कैसे पता लगेगा, भाई टॉपिक हमारा कोई छूट गया तो कैसे पता लगाएंगे, आप लोगों को हमारे जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ेंगे उसको डिवाइड करते हुए चलना है। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उसमें डिवाइड कर दो। हर इंडिविजुअल अगर जो टॉपिक्स होंगे उसको आप लोग पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक जो है वो मतलब एक हमारी स्ट्रेंथ है और कौन सा जो है उस वहाँ हम लूज़ हो सकते हैं या होप हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, भाई हमारे इस पूरे यूनिट जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अभी, उस जो भी यूनिट्स होती हैं उसको क्या करना है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट लो बेटा। ठीक है, जैसे चैप्टर हो गया, अभी जैसे मैं जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाएगा कि भी चैप्टर पढ़ना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, केवल समझने वाली है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 10 यूनिट में बायो पोर्शन बचा हुआ है, पहली यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर जो है वो हमारा कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आप लोगों को बता दूं इसकी यूनिट जो है वो फर्स्ट है। 11th के अंदर +1 के अंदर जो आता है ये चैप्टर आएगा। यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधताएं, है ना। तो ये जो विविधताएं हैं ये आई कैसे हैं, है ना, क्या होती क्या है। तो देखना, किसी निश्चित स्थान पर, किसी निश्चित समय पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर पाया जा रहा है अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार में, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, उस पर्टिकुलर प्लेस और टाइम के ऊपर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव कर रहा है विद देयर सूटेबल एनवायरनमेंट, तो उस जो पूरी जो ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय, एक कम्युनिटी बनेगी, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इसका नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है,
अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मतलब आपको पता लग गया कि भाई डाइवर्सिटी क्या होती है, और इसका मतलब होता है मतलब जीवन संसार। ठीक है, तो जीवन संसार की बातें करेंगे, छोटी मोटी, छोटा चैप्टर है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छा, इसमें से 1 या 2 नंबर तो पक्के ही हैं। आप अगर जैसे पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कोई बच्चा रट के पढ़ता है, ठीक है, नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं अटका पाएगा नीट के, क्योंकि आप लोगों को शुरुआत में जो आपका पेपर आता है ना, उसके ऊपर ही लिखा रहता है कि भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल नहीं आता, वो +2 के अंदर आप छोड़कर आ चुके हैं, ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई डाइवर्सिटी का मतलब आप लोगों को बता दिया। चैप्टर नंबर जो 1 था, देखो ये तो हमारी यूनिट थी, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या होता है, द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब द लिविंग वर्ल्ड में होता क्या है, देखो ये भाई हमारा एक मतलब एक जीवन संसार है। इसको मैं लिखूं तो यहाँ पर लिख सकता हूँ जीवन संसार है। भाई आप लोगों को तो अच्छा पता होगा कि संसार मतलब क्या होता है, भाई हमारा तो संसार यही है। तो देखिएगा, जीवन संसार, जीवन संसार में एक शब्द आया है जिसका नाम है लिविंग। देखो लिविंग मतलब आप लोग 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ध्यान रखना। भाई लिविंग मतलब क्या होता है, भाई लिविंग मतलब क्या होता है, जीवन या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लिविंग है, मतलब जीवंत है। भाई जीवांत जिसके अंदर होगा वही लिविंग कहलाएगा। कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज़ जैविक है, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई बायोलॉजी, अरे भाई बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, बॉटनी तो पोर्शन बना दिया है, ठीक है। तो अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजी जो है वो एक टर्म है, इंग्लिश टर्म है। आप लोगों से पूछे कि बायोलॉजी कौन सा वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड है, यहाँ ग्रीक वर्ड बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि बायोलॉजी जो है होता है, अगर उसको हम लोग ऐसे, ये तो देखो एक बना दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग इसको बांटें तो देखिएगा ये बनता है बायोस प्लस लोगोस से, ठीक है। आपको पता है लिटरेचर्स के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, लिटरेचर के अलग अलग पोर्शंस होते हैं। ग्रीक की बात करते हैं, ग्रीक में, ग्रीक से उठकर, जैसे हम लोग कोई लैटिन बोलता है, कोई ग्रीक बोलता है, अगर हम लोग उठाएं उसी वे के अंदर, तो बायो को हम लोग 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला बनता है बायोस और दूसरा बनता है लोगोस, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने बात करा कि जो हमारा बायो है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग, सेम एज इट इज आता है, बायोस का मतलब भी होता है लिविंग, ठीक है। लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, टू नोन, भाई किसी चीज को जानना। तो किसका अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना। तो बायो एक ब्रांच होती है, भाई किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बायोलॉजी जो होती है साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर कि भाई इसका मतलब क्या होता है, स्टडी होता है, और इसका मतलब क्या होता है, लाइव होता है, या फिर आप लोग इसको लाइफ भी कह सकते हो। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले दिया किसने, भाई बैप्टिस्ट लेमार्क ने दिया था। ध्यान रखना बेटा, ट्राइविरिनस और लेमार्क ने बायोलॉजी टर्म दिया था। अब बायोलॉजी जो होता है वो 2 पोर्शंस में बता होता है। अब 2 पोर्शंस तो देखो कहना, पोर्शन कहना थोड़ा सही नहीं होगा कि भाई हमने बात करी, पहला होगा भाई जूलॉजी, क्या होगा, जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी। देखिएगा बायोलॉजी, अब बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि भाई बायोलॉजी टर्म आया कहाँ से है। भाई मैं रिलेट कर दूंगा आपके लिविंग वर्ल्ड को, ध्यान रखना। अब बायोलॉजी जो होता है वो वर्ड आया कहाँ से है, भाई यहाँ से आया है। दिया किसने, भाई दिए देने वाला कौन था, लेमार्क था और ट्राइविरिनस था। भाई बायोलॉजी जो होता है वो उसके अंदर ब्रांचेस होती है क्या, सेगमेंट्स होते हैं क्या, पोर्शंस होते हैं क्या, पार्ट होते हैं क्या, 2 होते हैं, जिसका नाम होता है जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। भाई इसके अंदर जून्स का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर अगर मैं काटूं तो जून्स प्लस लॉजी, यहाँ पर क्या होता है, बॉटनिका प्लस लोगोस, मतलब उसी तरह से बनता है। तो यहाँ पर बॉटनी जो होती है वो बॉटनी से आई है, मतलब इसका मतलब होता है वनस्पतियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा या जीव विज्ञान की एक शाखा। तो यहाँ पर जूलॉजी क्या होगा कि भाई एक जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, भाई एनिमल। जून्स मतलब होता है एनिमल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सारे, और यहाँ पर हम लोग जो होता है वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, मतलब प्लांट्स का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारे
हमारे पास में जैसे हमने बोला कि जूलॉजी और बॉटनी दो पोर्शंस हो गए क्या, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये बॉटनी। अच्छा, ये दोनों क्या लिविंग है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली ये दोनों लिविंग है, क्योंकि बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा बायोलॉजी को देने वाला कौन था भाई? देने वाला था ट्राइवीरिनस और लेमार्कियन। भाई लेमार्कियन थ्योरी बहुत अलग हो जाती है, लेमार्क था, ध्यान रखना। इसने अगर फिजिक्स में भी काम किया है, इसने केमिस्ट्री में भी काम किया है और इसने बायोलॉजी में भी काम किया है, क्योंकि ये सब मिलकर एक इंडिविजुअल साइंस बनाते हैं और उसी का ही यही पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे बांटने की कोशिश मत करना। बस बायोलॉजी जो होता है उसका मतलब आपको समझ में आ गया, बॉटनी। देखो बायोलॉजी का जो फादर होता है भाई, कौन ने इस सब्जेक्ट के बारे में एज अ सब्जेक्ट हमारा है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में किसने सबसे ज्यादा स्टडी करी है? जो सबसे ज्यादा स्टडी करता है वही वो जो होता है वो उसका फादर बन जाता है। आ रही है बात समझ में? जिसने बहुत अच्छे सिद्धांत दिए हैं, थ्योरीज दी है, अपने पॉस्टुलेट्स लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? बायोलॉजी का फादर कौन है? अरिस्टोटल है। कौन है? अरिस्टोटल है। आपको पता होगा वैसे तो भाई, अरिस्टोटल जो था उस मतलब अरस्तु जिसको हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी का फादर है। ठीक है, उसी तरह से जूलॉजी का फादर भी कौन होता है? अरिस्टोटल है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? उसी का शिष्य था कौन? थियोफेस्टस। अब थियोफेस्टस जो था, अब थियोफेस्टस जैसे हम बात करते हैं कि थियोफेस्टस जो था वो बॉटनी का फादर है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो आप लोगों को इतना तो पोर्शन आप लोगों को पता होगा। ये छोटा सा पोर्शन था बायोलॉजी को समझाने के लिए, आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। कहते कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी तो संभव बनेगा भाई। नींव की जो हम ईंट होती है, अगर वही कमज़ोर रह जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये आप लोगों के लिए, अगर आप किसी को पता होगा कि भाई बायोलॉजी का मतलब तो हमें पता है सर, क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? बेस बना रहा हूँ। मान लो आप लोगों में से 100 जने अगर पढ़ रहे हैं तो उनमें से बेटा हो सकता है 55 को पता हो, 60 को पता हो, 75 को पता हो, पर हमारा उद्देश्य है संभव बनाना। अब संभव 1-2 से नहीं, पूरे 100 के 100 से बनेगा। ठीक है, बात करते हैं बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी बता दिया फादर कौन था। वनस्पतियों का अध्ययन होता है, यहाँ पर एनिमल्स का अध्ययन हो जाता है। भाई ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है, समझ जाना। नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग। अब यहाँ पर बात करी भाई लिविंग, स्टडी कर रहे हैं तभी तो भाई लिविंग वर्ल्ड आया है। अब बात करते हैं भाई लिविंग क्या है। आप लोगों से पूछा जाए कि भाई लिविंग क्या होता है, ठीक है, चैप्टर में मिटा रहा हूँ, इंट्रो आपके लिए हो चुका है। उसके बाद में बात करते हैं भाई लिविंग क्या है। भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म, आप लोगों को पता होगा कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें आप लोगों को पता है, पढ़कर आए हैं, जिसमें ग्रोथ होती है वो लिविंग है। वृद्धि होना बोल सकते हैं भाई लिविंग है तो बच्चे बच्चे भी पैदा करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा भाई, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होती है ना भाई, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है। अब बताओ तीसरा क्या होगा भाई? तीसरा होता है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक का रिएक्शन का मतलब आपको पता है डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशंस होगा। रेस्पिरेशन में जो होती है चीज़ें टूटती है, आई बात समझ में? तो उसी तरह से क्या होता है यहाँ पर, क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा भाई, मेटाबॉलिज्म भी हो गया सर। अच्छा बताइएगा, देखो ये एक रेगुलेटरी फैक्ट्री है, नियंत्रण है। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों को मान लो सर्दी लग रही है तो सर्दी वाले ऊनी कपड़े पहन लिए, गर्मी लग रही है उतार दिए, तो सेम वही है भाई, इसमें रेगुलेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेगुलेशन पाया जाता है। सॉरी ये 4 था। अब नेक्स्ट बात करेंगे भाई, अगला क्या होता है? रेगुलेशन पाया जाता है। भाई अगर मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? सेंसेशन होती है। सेंसेशन का मतलब होता है जैसे आपने किसी चीज़ को ऐसे टच कर दिया, टच करने पर क्या होगा? वो अपना हाथ हटा लेगा, गर्म होगा तो हाथ हटा लेगा, ठंडा लगेगा, मान लो गर्मी में किसी ने ठंडा ठंडा लगाया तो अच्छा लगेगा, और मान लो अगर गर्मी में ही कोई गर्म लगा दिया तो आप लोगों को पता है वो रिएक्ट करेगा, जल्दी से प्रतिवर्ती क्रियाएं स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेगा? वो सेंसिंग करेगा। क्या करेगा? सेंसिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्या करेगा? सेंस करेगा। समझ में आ जाएगा क्या? एनवायरनमेंट को क्या करेगा? ये सेंस करेगा। ठीक है, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, रेगुलेशन करेगा, सेंसिंग द एनवायरनमेंट करेगा। भाई मान लो अगर उसने किसी मतलब हमने किसी चीज़ को छुआ, ये चीज़ गर्म थी, हम जैसे ही मेरा हाथ हटना चाहिए, सेंस तो हो गया भाई, सेंसरी आपको पता है सेंसरी नर्व से जा रही है, मोटर नर्व से जा रही है, सेंस हो गया। जैसे ही सेंस होता है पता लग जाता है, पता लगने के बाद में जल्दी से रिस्पॉन्स आता है, तो वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है।
तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि रिस्पॉन्सिंग भी कुछ ना कुछ होती है, तो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर मिल रही है वो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। भाई ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ग्रोथ होगी भाई 1 से 2, 2 से 4 जैसे भी बढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन होता है, अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है, मेटाबॉलिज्म होता है भाई, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होती है, रेगुलेशंस करता है भाई, रेगुलेटर्स होते हैं, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, रिस्पॉन्डिंग मतलब किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो आप लोगों के चैप्टर का नाम था द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब द लिविंग वर्ल्ड में क्या ये चीज़ें लिविंग है, वही हम लोगों को स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर कि भाई क्या ये चीज़ें जो है वो लिविंग को, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन चीज़ों से क्या रिलेट होगा, क्या वही चीज़ की स्टडी हम लोग करते हैं। तो ध्यान रखना इसके अंदर मेन हम लोग जो पढ़ेंगे GRMC के बारे में। GRMC आप लोगों को थोड़ा बहुत तोड़ कर याद करना पड़ेगा, GRMC जो हमारी NCERT हमको पढ़ाती है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोगों के इस पूरे पोर्शन को आप लोग केवल और केवल एक ही बुक से कवर करेंगे जिसका नाम है NCERT। मतलब NCERT के अंदर पूरे के पूरे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। पेपर का एक छोटा सा पोर्शन भी नहीं उठता है बेटा। ध्यान रखना कभी कभी आप लोगों को पता लगेगा कि मान लो कि आप सर हमको तो पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने हैं। देखो पूरे में से पूरे नंबर लेकर अगर आप आओगे, आपका एम बहुत अच्छा है, आप लोगों को उसके लिए क्या करना होगा, NCERT पढ़नी होगी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि भाई नहीं सर NCERT में तो कवर ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो NCERT में से कवर ही नहीं होते कि सर हम लोग कैसे कर पाएंगे, उसको कवर ही नहीं हो रहे। उसके लिए बच्चे इतनी मोटी मोटी गाइड्स उठा लेते हैं, रेफरेंस बुक उठा लेते हैं। भाई रेफरेंस बुक में तो क्या होता है कि आराम से कोई बच्चा खरीद कर ले आएगा, पैसे भी खर्च होंगे, बोझ बढ़ जाता है दिमाग पे, एक मेंटली प्रेशर बढ़ता है कि ये भी करनी है बुक। मान लो संभवतः नई बुक लेकर आता है, बहुत जोश से तैयारी करता है, लास्ट में होप खो देता है क्योंकि उसको पता लगता है कि भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही है, मुझे इसके लिए गाइडेंस चाहिए। उसकी गाइडेंस कहीं नहीं मिलेगी। जो रेफरेंस बुक बनाई है, मान लो जिसने भी बनाई है, ज़रूरी नहीं है वो आपको पूरी गाइडेंस दे। और कुछ रेफरेंस बुक तो ऐसी होती है कि NCERT को तोड़ तोड़ के अपने कंसेप्ट डाल के, ट्रिक्स डाल के लगा देते हैं। ट्रिक से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ट्रिक से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। तो उसी चीज़ के लिए है भाई, ट्रिक से आप लोगों को काम नहीं चलेगा। आप लोग सोचेंगे भाई आप सर इसकी ट्रिक बता दो, कैसे याद करेंगे। ट्रिक नहीं बताते, याद करने का तरीका बता सकते हैं, ट्रिक नहीं बता सकते, शॉर्टकट। मान लो 10 ट्रिक बता दी पूरी बायोलॉजी के अंदर पढ़ाते हम लोगों को ऐसा लगा कि 38 तो चैप्टर थे और ट्रिक बना दी 200-300। तो 200-300 ट्रिक याद करके देखो, एक शब्द भी मिस हो गया ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, रह जाएंगे। याद करेंगे। GRMC बात करते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। भाई कॉन्शियसनेस क्या होती है, टॉपिक आने दो, टॉपिक आने पे समझाएंगे। पहला स्टार्ट करते हैं भाई ग्रोथ। भाई हम लोगों को बताना पड़ेगा भाई लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है क्या उसका ये डिफाइनिंग फीचर है क्या नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग ग्रोथ की, ठीक है। पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रोथ के बारे में, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में स्टार्ट करा तो आप लोगों के बारे में मतलब आप लोगों को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर ग्रोथ होगी तो ध्यान रखना बेटा, डिवीज़न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिवीज़न होना चाहिए। दूसरा, उसका साइज बढ़ना चाहिए। साइज कह दो, शेप कह दो, आकार और आकृति बढ़नी चाहिए। भाई डिवीज़न तो आप लोगों को पता है, डिवीज़न हो जाएगा। डिवीज़न होने का मतलब क्या होता है भाई, 1 से 2, 2 से 3, 2 मतलब ऐसे 8, 16, 32, 64 ऐसे बढ़ते जाएंगे। साइज़ मतलब होता है भाई बड़ा होना। बड़ा होने का मतलब क्या होता है भाई, उसका जैसे मान लो छोटा सा साइज़ है, एक छोटी सी बॉल थी, फुटबॉल बन गई, बड़ी हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है, साइज बढ़ जाना और शेप बढ़ जाना। तो ये ग्रोथ के 2 फीचर्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लिविंग के फीचर्स नहीं हैं, ये ग्रोथ के अंदर 2 चीज़ें कैटेगरी करी बनाई है। डिवीज़न होना चाहिए, साइज और शेप 2 होता है, वो दोनों बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इसका साइज भी बढ़ेगा, इसका शेप भी बढ़ेगा। सर कैसे बता सकते हो? जैसे मैंने आप लोगों से बात करी बेटा, अगर हम लोग देखें जैसे एक रेत का टीला है, सैंड ड्यूज। अगर रेत का टीला है, मान लो कोई दूसरी रेत अगर इसके ऊपर आकर जमी तो क्या हुआ, और बड़ा बन गया, और बड़ा बन गया, ये और बड़ा बन गया। मतलब इसके ऊपर आते एक के ऊपर लेयर्स जमती जा रही है, इसका साइज बड़ा होता जा रहा है।
तो देखिएगा क्या ग्रोथ के अंदर साइज बढ़ता है क्या? हाँ सर। तो क्या ये सैंड का लिविंग है क्या? नहीं है। अगर उसी तरह से मैंने बात करी, मान लो हमारे पास में ये हमारा एक लाला है। अब इस लाला ने क्या करा, खाना पीना स्टार्ट कर दिया और ये लाला खा पी के, ये लो साहब स्माइल भी बड़ी हो गई, यहाँ तो स्माइल ही नहीं कर रहा था, स्माइल करने लग गया। भाई ये लाला जो हो गया क्या बन गया? बड़ा बन गया। मतलब इसमें ग्रोथ हो गई। देखो ना, इसका मुंह फुटबॉल जैसा हो गया, यहाँ पे छोटा बॉल जैसा ही है, मार्बल जैसा ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाला में ग्रोथ हो गई क्या? ये लाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? हाँ भाई, तो इसमें भी तो ग्रोथ हुई ना सर, तो ये भी लिविंग का हो। तो क्या ग्रोथ से डिफाइन हो सकता है कि लिविंग है? ग्रोथ से डिफाइन हो सकता है क्या? भाई डिवीजन हो रहा है क्या? भाई ये मतलब एक फीचर है, इसको केवल रखना है, केवल साइज और शेप का ध्यान रखना है। ग्रोथ के अंदर आप लोगों को पता लग जाता है, जैसे छोटा सा बच्चा होता है कैसे बड़ा हो जाता है, तो आप कहते हैं कि इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसकी ग्रोथ जल्दी हो रही है। 16 साल की उम्र तक लड़कियों की ग्रोथ होती है, 18 साल की उम्र तक जो होती है लड़कों की ग्रोथ होती है। भाई टीनेज आती है। जैसे हमने बात करी भाई ग्रोथ, मतलब इसमें ग्रोथ हो रही है, तो देखो सर साइज भी बढ़ रहा है, शेप भी बढ़ रहा है क्या? बता सकते हो क्या? सैंड जो थे वो उसका मतलब क्या हुआ, उसका जो शेप बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो लिविंग है क्या? नहीं है भाई, लिविंग नहीं है। लाला जो है वो लिविंग है क्या? बिल्कुल लिविंग है ये वाला। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो डिवीजन का मतलब क्या होता है। मान लो कोई बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ के अंदर तोड़ दी, छोटी चीज़ में तोड़ दी और बहुत ज़्यादा संख्या में अपना आकार को बड़ा बना लिया इसने, तो क्या ये ग्रोथ है क्या? भाई नहीं। भाई अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा मतलब पत्थर का टुकड़ा था, उसको किसी जगह पे मारा, वो टूट गया। ठीक है, तोड़ने पर वो क्या होता है, थोड़ा अपना जो मतलब आयतन ज़्यादा ग्रहण कर लेता है, थोड़ा आकार में बड़ा दिखने लग जाता है। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में अगर वो ग्रोथ करेगा तो डिवीज़न भी होना चाहिए। तो क्या डिवीज़न हो रहा है? आप बता सकते हो क्या? भाई ये खा पी के चर्बी बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये लिविंग है क्या? तो ध्यान रखना, ग्रोथ से नहीं बता सकते हैं कि हम लोग कोई भी लिविंग कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है। तो ध्यान रखना, इट इज़ नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, ये जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कि बता नहीं सकता ना कि कोई चीज़ लिविंग है कि डेड है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि इसके साथ में ये बैठा हुआ है डिवीजन्स। ये बोलता है कि ग्रोथ होगी साहब तो डिवीज़न होना चाहिए। भाई आकार में बढ़ गया, मान लो हमने इसकी बोला कि इसमें सेल ग्रोथ हुई होगी, लंबाई बढ़ी होगी, लेकिन बाद में तो पूरी 18 साल की उम्र तक तो लंबाई बढ़ जाती है, फिर भी सेल डिवीज़न चल के क्या मोटा बनता है क्या? नहीं, चर्बी जमती जाती है, एक्सपेंड होता जाता है। क्या सैंड्यूस के ऊपर होता जाता है? तो क्या लिविंग है क्या? नहीं, दोनों साथ में चलते हैं। तो देखना, ग्रोथ जो होती है बेटा दो तरह की होती है। क्या होती है? दो तरह की ग्रोथ होती है। ठीक है, यहां पर ये दोनों मोटे हुए थे, ध्यान रखना, जो बच्चे से नहीं करा मैंने कोई। अब देखो ग्रोथ के अंदर, देखो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? एक होती है इंट्रिंसिक। क्या होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। देखो इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आंतरिक रूप से वृद्धि होना। छोटा बच्चा अगर बड़े बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, देखो सभी बच्चे होते हैं, तो छोटा बच्चा अगर बड़े बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। मतलब इंटरनली उसकी जो सेल्स हैं वो क्या करी है? ग्रोथ करी है। और एक होता है, भाई आप लोगों को पता है, सिनोनिम एंटोनिम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बाहरी रूप से वृद्धि। बाहरी रूप से वृद्धि मतलब बड़े बच्चा अब चर्बी जमा रहा है अपने साथ और मोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? बाहरी रूप से वृद्धि होती जा रही है। तो आप लोगों से पूछा जाए बेटा, अब इन दोनों कैरेक्टर्स में से आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा फीचर है जो लिविंग को डिफाइन कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। तो आप लोग इसके ऊपर टिक लगाएंगे कि भाई जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है उसमें सर डिवीज़न भी होता है। क्या होता है? डिवीज़न भी होता है। और सर इसके अंदर क्या होता है? शेप भी बढ़ता है, तो सर साइज भी बढ़ता है। तो ध्यान रखना, लिविंग कैरेक्टर्स डिफाइनिंग फीचर है कौन सा? इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो ध्यान रखना, ग्रोथ में भी हम लोग पहुंच चुके हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में। और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो हमारा एक डिफाइनिंग फीचर होता है, नॉट ग्रोथ। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए तो कंसेप्ट क्लियर रखना, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो सर हमारा एक लिविंग फीचर है, मतलब डिफाइनिंग फीचर होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। भाई लिविंग के बाद में कौन सा स्टार्ट होगा? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक तो दोनों पता ही लग गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बता देते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इससे पता लगाते हैं हम लोग कि हमारा जो डिफाइनिंग फीचर क्या रिप्रोडक्शन है क्या।
तो देखना रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि सर इसमें डिवीजन चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा। डिवीजन के बिना जो होगा इसमें काम नहीं चलेगा। एक डिवीजन चलेगा। सर इसमें ग्रोथ होगी क्या? ऑफ कोर्स ग्रोथ होगी, डिपेंड टू कंडीशंस, मतलब कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। हालांकि इसको हमने पहले पढ़ लिया है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, डिविजन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा इसमें डिविजन्स जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वो बात की बात है। तो देखना रिप्रोडक्शन से क्या पता लगा सकते हो क्या कि भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा क्या? अब जैसे मान लो कि वाटर बॉटल की बात करी, ठीक है, वाटर बॉटल ने मान लो कि अगर ये नॉन लिविंग है, क्यों? क्योंकि सर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। बता सकते हो कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? नहीं बता सकते कि सर रिप्रोडक्शन से कैसे बताएंगे, बस ये केवल ये बता दिया सर बॉटल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसका मतलब है बॉटल जो होती है वो कैसी है? नॉन लिविंग है। ऐसा संभव है क्या? नहीं होता। क्यों? फीचर क्या है भाई? डिवीजन और ग्रोथ के बारे में बात आ जाएगी। सर बॉटल ना तो ग्रोथ करती है, सर ना 1 से 2 होती है, डिवीजन हो रहा है। होगा क्या संभव? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है, देखो पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों को पता है रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा जी वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। हालांकि बहुत अलग अलग, अगर मैं स्टार्ट कर दिया रिप्रोडक्शन के बारे में तो बेटा यहाँ पे ऐसे बाढ़ सी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन की। 2 प्रकार का होता है। पहला बोलते हैं सेक्सुअल और एक दूसरे को बोलते हैं ए सेक्सुअल। वेजिटेटिव अलग ही चले जाना, फिर दूसरे द्वार खटखटाना पड़ेगा। 2 प्रकार के होंगे, ध्यान रखना। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है ए सेक्सुअल। ध्यान रखना, चीज़ें जो दे रखी है वही पढ़ना। अपने कंसेप्ट डालोगे कंफ्यूज होगे, कंफ्यूज से पूरा दिमाग खराब होगा, बुक बंद करी जाएगी, तकिए के नीचे डाली जाएगी, सो जाएंगे। ऐसे क्रैक करेंगे क्या? कभी नहीं होगा। तो जो चीज़ें दे रखी है केवल उसी से कंसेप्ट बनाए, अपने कंसेप्ट मत डाल के आप उसको अर्थ का अनर्थ ना बनाए, क्योंकि आप लोग इतने महान भी नहीं हैं और ना कोई होगा, हम भी नहीं है इतने। तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है भाई उसमें फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। भाई गैमेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। एसेक्सुअल क्या होता है? गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है सर, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सर। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब इसका मतलब क्या होगा भाई? इसमें गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज नहीं होते। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है और ये एसेक्सुअल हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अभी भी समय है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है उससे कोई भी कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं क्या किसी के भी? जैसे वाटर बॉटल के बता सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है? देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिएगा, गैमेट का फ्यूजन हुआ। रिप्रोडक्शन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है तो वो लिविंग है क्या? यही आप लोगों के लिए सवाल था और इसी का आंसर मैं बताने जा रहा हूं। बेटा आप लोगों को ध्यान रखना होगा, म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर होता है। कौन होता है? खच्चर होता है। भाई ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जो इसके मम्मी पापा रहे होंगे। देखना क्या होता है, आगे देखते हैं। भाई एक तो होता है फीमेल हॉर्स, ध्यान रखना है, फीमेल हॉर्स होती है। अब हॉर्स से आया है। और दूसरा जो आता है वो मेल इसका बाप है, मतलब मेल जो होता है वो डोंकी है। ठीक है, मेल डोंकी से हमने कुछ जेनेटिक मटेरियल अलग करा, फीमेल डोंकी से फीमेल हॉर्स से हमने क्या करा? कुछ जेनेटिक मटेरियल अलग करा, दोनों को मिक्स करा, फ्यूज करवा दिया, म्यूल बना दिया। म्यूल खच्चर बन गया। आगे क्या म्यूल अपनी संतानें बना सकता है क्या? नहीं, स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब होता है नॉट एबल टू रिप्रोडक्शन या नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। मतलब खच्चर अपने जैसा खच्चर नहीं बना सकता। मान लो खच्चरी ढूंढ ली उसने, अब खच्चरी के साथ में क्या करा? फ्यूजन कर लिया, रिप्रोडक्शन कर लिया, कॉपुलेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया और दूसरा म्यूल का बच्चा बना लिया। हाँ, छोटे छोटे खच्चर बना दिए, ऐसा संभव ही नहीं है। म्यूल जो होता है वो स्टेराइल होता है। तो कह दो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि म्यूल कैसा है? नॉन लिविंग है। बोलो भाई, इसके अंदर म्यूल जो होगा वो क्या होगा? स्टेराइल होता है, रिप्रोडक्शन करने की एबल नहीं है। तो म्यूल तो सर मरा हुआ है, इसका मतलब म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, म्यूल का एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो दूसरी चीज़ भी है। अब बताओ हनी बी के बारे में बात करते हैं। हनी बी के अंदर आप लोगों को पता है भाई, एक रॉयल जेली का फॉर्मेशन होता है। वो अलग अलग रानी वो अलग चली जाएगी, सैनिक अलग चले जाएंगे।
बात करते हैं वर्कर की, वर्कर बी। वर्कर बी जो होती है वो कैसी होगी, स्टेराइल होगी। हाँ, तो आप लोग कह दो सर नॉन लिविंग है। भाई मक्खी तो है एक तरह की, मधुमक्खी जिसको हम लोग कहते हैं, वर्कर बी तो है, लेकिन स्टेराइल है क्या? हाँ स्टेराइल है, मतलब नॉट एबल टू रिप्रोडक्शन। भाई मतलब एबल ही नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो कह दो नॉन लिविंग है क्या? नहीं कह सकते। तो देखिएगा कि ये वाला जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग। क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। नॉन डिफाइनिंग क्या होता है? फीचर होता है। ये नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। भाई रिप्रोडक्शन से आप नहीं बता सकते कि कोई भी चीज़ जो होती है वो लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? रिप्रोडक्शन जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो हम लोग हमारी मानसिक सांत्वना के लिए बोल देते हैं कि भाई हाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। पर रिप्रोडक्शन से हम ये नहीं क्लियर कर सकते कि वो चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? देखिएगा नॉन लिविंग मतलब हम लोग बता नहीं सकते कि नॉन लिविंग है कि लिविंग है रिप्रोडक्शन से। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो हमारा स्टेटमेंट आता है उसका नाम क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या नाम है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई मेटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होती है वो रिएक्शंस के नाम होते हैं। क्या होता है? रिएक्शंस होती है सर, कि रिएक्शंस होती है। भाई रिएक्शंस भी दो प्रकार की होती है। देखो एक का नाम क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। क्या नाम होता है? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और एक का नाम होता है एनाबॉलिज्म। अब आप लोगों को पता लगेगा भाई साहब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो होते हैं वो रिएक्शंस होती है। अगर ये दोनों रिएक्शंस एक ही जगह पर पाई जा रही है उन रिएक्शंस का नाम हो जाता है मेटाबॉलिज्म। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? मेटाबॉलिज्म से क्या पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बिल्कुल, देखते हैं हम लोग कैसे पता लगाते हैं। आप लोगों को पता लगेगा कि भाई कैटाबॉलिज्म जो होती है वो रिएक्शंस होती है। सर कैसे, कौन सी रिएक्शंस होती हैं? तो ध्यान रखना इसमें कोई बड़ी चीज़ किस में टूटती है? छोटी चीज़ों में टूटती है। अरे आ जाएगा क्या समझ में? एनाबॉलिज्म में क्या होता है, ये छोटी चीज़ वापस क्या बना लेती है, बड़ी चीज़ बना लेती है। तो ध्यान रखना कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में टूटती है, और एनाबॉलिज्म में जो होता है वो छोटी चीज़ मिलकर क्या कर लेती है, बड़ी चीज़ बना लेती है। दूसरा अगर इसको लिखना चाहें तो ए टूट कर क्या बनाता है, बी प्लस सी बनाता है। और अगर हम बात करें कि एनाबॉलिज्म में क्या होगा, बी और सी मिलकर वापस क्या बना लेगा, ए बना लेगा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो इस तरह से रिवर्सेबल की बात मत करना, मैं यहाँ पर काट के सी मतलब डी लिख देता हूँ। आप डी भी जो है एक बड़ा कोई ना कोई सब्सटेंस होगा, और यहाँ पर भी ए जो होगा वो एक बड़ा सब्सटेंस होगा। अब बात करते हैं भाई साहब कि ए जो होगा वो बी और सी में टूट गया, तो ध्यान रखेंगे कि सर कैसे पता लगेगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं इसके अंदर कि सर हमें कैसे पता लगेगा, कि सर हमको याद नहीं होता, कभी कभी हम मिक्स कर देते हैं। तो ध्यान रखना बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ को काटा, छोटी चीज़ में काटा, कैटा, काटा और कैटा से बन जाता है कैटाबॉलिज्म, और अपने आप याद होगा फिर एनाबॉलिज्म। वाइस वर्सा ही तो करना है भाई। कैटाबॉलिज्म, काटा किसी चीज़ को, भाई कट गया, भाई बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में टूटती है, मतलब एक बड़ा सब्सटेंस जो होगा वो छोटे सब्सटेंस में टूट जाएगा। यहाँ पे छोटे सब्सटेंस से मिलकर क्या होता है, बड़ा सब्सटेंस बनता है। कैसे बता सकते हैं कि ये कोई चीज़ लिविंग है? भाई हाँ, अगर किसी, जैसे हमारे अंदर मतलब जनरली बहुत सारी रिएक्शन चलती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के अंदर चलती है भाई, रिएक्शंस चलती है एंटी फर्टिलाइन फर्टिलाइन के बीच के अंदर चलती है। भाई रेस्पिरेशन करते हैं, आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर रिएक्शन चलती है। भाई कार्बोनेट्स जो होता है वो ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाता है, भाई कैसे क्रिएट कर लेता है, उसी के साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में रिवर्सली ऑक्सीजन कैसे बाइंड हो जाती है। अगर प्लांट्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि अब बहुत सारी रिएक्शन जो होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन चलती है, हमारे में भी चलती है। भाई कैसे ये सारी रिएक्शंस होती है, वो कहाँ पर चलती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है। क्या सर ये बाहर चल सकती है क्या? देखो एक पतीले के अंदर करवा दी रिएक्शन, पतीले के अंदर करा दी, भाई H जो था वो Cl से जुड़ा दिया, क्या बन गया, HCl, H प्लस Cl माइनस जोड़ होता है वो जुड़कर HCl बना दिया। पतीले में भी रिएक्शन चल रही है सर।
भाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि ये ग्लूकोज लिया, C6H12O6 लिया। भाई ये क्या है, हमारा ग्लूकोज है। भाई ग्लूकोज के अंदर हमने आग लगा दी, आग लगाने पर टूट जाएगा, दहन का प्रोसीजर हो जाएगा। तो सर पतीले में भी दहन हो जाता है, बाहर भी दहन हो जाता है, इसका मतलब वो भी तो एक रिएक्शन है, उसमें भी तो एनर्जी निकलेगी, बनेगी, जो भी है। तो पतीले में भी चल सकती है और इसमें भी चल सकती है। तो ध्यान रखना कि सर कैसे बताएंगे कि ये भी एक फीचर है क्या। देखो रिप्रोडक्शन तो पूरी तरह से नकार दिया गया था, ग्रोथ को इंट्रिंसिकली जो ग्रोथ होती है उसको हमने एक्सेप्ट करा था कि ये लिविंग फीचर को बता सकता है। दूसरी बात करते हैं, जैसे हमने बात करी कि जो HCl है वो भी मतलब जो बाहर जो होती है वो रिएक्शन चल सकती है और अंदर भी चल सकती है। तो कैसे बताएंगे, जो इंट्रिंसिक रिएक्शंस चल सकती है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हमारी NCERT देती है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच अकर इन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होगा कि भाई एक ऐसी रिएक्शंस जो कहाँ पर केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिकली चल रही है, वो सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती है, वो हमारी रिएक्शन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे भाई, जो हमारे इंट्रिंसिकली अगर हमारी बॉडी के अंदर चल रही है तो वो इंट्रिंसिकली इन द लिविंग बॉडी, भाई हमारी बॉडी में वो भी अंदर चलनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो लिविंग फीचर बता सकता है। तो ध्यान रखना है, मेटाबॉलिज्म के अंदर केवल लिविंग बॉडीज के अंदर क्या होनी चाहिए, इंट्रिंसिकली वो रिएक्शंस होनी चाहिए जो डिफाइन कर सकती है कि हाँ अगर वो किसी चीज़ के अंदर चल रही है, जैसे डिवीज़न भी एक तरह की रिएक्शंस ही हो जाती है। तो अगर वो इंट्रिंसिकली चल रही है तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये आगे जाकर क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। और इंट्रिंसिकली ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने का फीचर आ गया तो बता सकते हैं वो चीज़ सर है लिविंग है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखो इसको जनरली डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसको लिविंग वर्ड्स मतलब लिविंग वर्ड से ही हमको डिफाइन करना होगा, तो इतना हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग इसके बारे में ये बता सकते हैं कि इंट्रिंसिकली जो हमारी बॉडी में रिएक्शन चल रही है वो हमें जरूर बता सकती है, क्योंकि भारी रूप से चल रही है तो वो लिविंग नहीं होगी। इंट्रिंसिकली बॉडी के अंदर चल रही है, मान लो उसके अंदर कोई फीचर ऐसा आ गया जिससे ग्रोथ भी संभव हो रही है, इंट्रिंसिकली ग्रोथ, तो हाँ कि वो रिएक्शन जो होगी वो क्या कर सकती है, लिविंग फीचर्स को शो कर सकती है। तो डिफाइनिंग फीचर हो गया कौन सा, हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद में कौन सी चीज़ आ जाती है भाई, मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म के बाद में हमारे पास में कौन सा फीचर आता है बेटा, कॉन्शियसनेस आता है, कॉन्शियसनेस आता है। अब बात करते हैं भाई कॉन्शियसनेस जो होती है वो क्या चीज़ होती है भाई, चेतना। देखो स्वामी विवेकानंद ने चेतना के बारे में बहुत अच्छा बताया था। हालांकि अगर RBSE बोर्ड में अगर आप लोग पढ़े होंगे और 10th में भी अगर आप CBSE बोर्ड में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता पड़ेगा कि आपने जब अर्थ वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर जरूर से कॉन्शियसनेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। चेतना कहते हैं, चेतना का मतलब होता है एक तरह से विवेकानंद जी ने इसको रिलेट करा था भाई आत्म सचेतना से, मतलब आत्मा से रिलेट करके बताया था। और बताया था कि वो चीज़ जिसके अंदर एक आत्मिक स्वरूप होता है, वो चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, लिविंग होती है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि देखो, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, मतलब एक होता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी तरह का सेंसेशन दिया जाए और अगर वो सेंस करके उसका एक रिस्पॉन्स दे तो वो कॉन्शियस है, अदरवाइज वो कॉन्शियस नहीं है। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है कि अगर किसी के पास में एक ऐसा फीचर है जिसके कारण वो सेंसिंग द एनवायरनमेंट को फॉलो कर सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का सेंसेशन दे सकता है, सेंसेशन ले सकता है और साथ में उसका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना चाहिए। भाई मान लो किसी ने जैसे किसी के चांटा मारा तो चांटा मारने पर जो हरकत करी जाएगी वो उसका रिस्पॉन्स होगा। ऐसा नहीं है चांटा मार दे तो चांटा दूसरे के मार दो, इसका मतलब भी एक रिस्पॉन्स ही होता है। लेकिन पर्टिकुलर मतलब सेंसेशन की बात कर रहा हूँ, तो रिपीट करना वो देखो वो मानवीय व्यवहार है। लेकिन अगर मान लो किसी का ऐसे चांटा मारा तो अपने आप गाल इधर जाएगा, बचने की कोशिश करी जाएगी। आपको पता है संवेग संरक्षण का नियम, तो हम लोग कम खाने के लिए मार को पीछे की तरफ ले जाते हैं, गाल को पता लग जाता है ना। सेम वो जैसे ही कोई बॉल को कैच करी जाती है, कैच करते अपने आप हाथ को पीछे ले जाया जाता है ताकि संवेग संरक्षित रहे और हमें चोट का जो आभास हो वो क्या हो, कम से कम हो। तो इसका कॉन्शियसनेस जो होता है वो लिविंग फीचर होता है। ध्यान हो जाएगा क्या। तो कॉन्शियसनेस तो आप ध्यान रखना भाई, ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, दूसरा होता है जैसे हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिंग, जैसे हमने बात करा था ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। आर मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स करना,
भाई किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिंग करना, भाई रिस्पॉन्स कर लिया, या इसी चीज़ के हम लोग बोल सकते हैं कि भाई रेगुलेशन करना, भाई रेगुलेशन कर लिया, रेगुलेशन हो गया। रेगुलेशन के साथ में हमने बता दिया कि सर देखो ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया, रेगुलेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और रिप्रोडक्शन के साथ में आप सेंसिंग बता दिया, सेंसिंग द एनवायरनमेंट, सेंसिंग द एनवायरनमेंट आप लोगों ने बता दिया। सेंसिंग द एनवायरनमेंट के आपने उसके साथ बता दिया कि रिस्पॉन्स, रेगुलेशन हो गया, रिस्पॉन्सिंग हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि भाई देखो ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिकली अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ जो होगी वो कैसा होगी, इनर, मतलब जैसे इंट्रिंसिकली ग्रोथ मतलब आंतरिक रूप से वृद्धि होनी चाहिए तो वो बता सकती है कि कोई चीज़ लिविंग है कि नहीं है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, अगर वो किसी लिविंग मतलब किसी बॉडी के अंदर की तरफ चल रही है और उससे कोई एक नया प्रोडक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी बन रही है, एनर्जी बनती है तो हम लोग बता सकते हैं कि वो लिविंग है। नेक्स्ट बात करता है रिस्पॉन्सिंग होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर सेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर सेंस देना मतलब रिएक्शन देना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए। रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है कि मान लो रेगुलेटर्स होते हैं इसके अंदर, मान लो हमें सर्दी लग रही है तो हम लोग वो सर्दी से बचाव के उपाय करेंगे। मान लो जैसे माइमोसा, माइमोसा के बारे में आप लोग जानते होंगे, छुई मुई का पौधा जो होता है, माइमोसा स्पीशीज के अंदर क्या होता है, अगर उसको टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, टच करते हैं तो वो सेंस करके क्या कर लेता है, ग्रैप्स हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाएगा तो इसका क्या करा, टच करने पर टच मी नॉट मना कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। प्लांट्स भी सेंसेशन देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, इसका मतलब लिविंग होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन करती है, ध्यान रखना रिप्रोडक्शन एक नॉट डिफाइनिंग फीचर होता है। इसके सारे मैंने आप लोगों को बता दिए, सेंसिंग द एनवायरनमेंट पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आप लोगों को पता लग जाता है कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होती है, किसका, लिविंग का। अब जैसे मैं बात करता हूं व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। एनसीईआरटी का सबसे पहला स्टेटमेंट जो होता है 1.1 की अगर हम लोग बात करें, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, पहला क्वेश्चन डाल देता है व्हाट इज लिविंग, ठीक है। उस व्हाट इज लिविंग के अंदर ही हम लोगों को बताना पड़ता है कि लिविंग जो होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो क्या एनसीईआरटी के इस सबसे पहले मतलब इस चैप्टर के शुरुआती दौर में पूछे गए इस सवाल का उत्तर, जो आप लोगों के जो क्वेश्चन दिया है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा क्या? तो हाँ, इनमें से आप बता दोगे कि भाई कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी लास्ट में खुद एक आंसर देती है कि भाई लिविंग जो होंगे वो सेल्फ रेगुलेटिंग होंगे। क्या होंगे? सेल्फ रेगुलेटिंग होंगे, सेल्फ रिस्पॉन्सिंग होंगे, सेल्फ रिस्पॉन्सिंग होंगे, ठीक है। सेल्फ रिस्पॉन्सिंग होंगे, सेल्फ रेगुलेटिंग होंगे। साथ के अंदर उसके अंदर क्या होगा, मतलब इवोल्यूशन होगा। जैसे इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास होना चाहिए, तो इन्वॉल्व करने चाहिए। तो ध्यान रखना इवोल्यूशन होगा। भाई इवोल्यूशनिक फैक्टर्स होते हैं अलग अलग। भाई इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमबद्ध विकास। तो भाई सेल्फ रेगुलेटिंग फीचर आने चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिंग होना चाहिए, उसी के साथ में ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिंग, रेगुलेटर और रिप्रोडक्शन और सेंसिंग द एनवायरनमेंट, ये जो फीचर्स होते हैं वो बता सकते हैं। देखो ग्रोथ में भी इंट्रिंसिकली ग्रोथ होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म इंट्रिंसिकली होना चाहिए, बॉडी में अकर होना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए पर्टिकुलर सेंस का, रेगुलेटर्स मतलब रेगुलेशन करना चाहिए, और साथ में रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। उसी तरह एक्सटिंक्टली ग्रोथ जो होती है वो भी नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। एक्सटिंक्टली मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होता है, ठीक है। बस ये वाली चीज़ थी। तो व्हाट इज लिविंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिएगा कैसे। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, द लिविंग वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को 4 कैटेगरी के अंदर पढ़ना होगा। पहले होगा व्हाट इज लिविंग, ठीक है। व्हाट इज लिविंग ये हम लोगों ने पढ़ लिया, एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। भाई दूसरा जो हमारा आता है वो आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी आता है, टैक्सोनॉमी के साथ आता है सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक आता है। अगली बात करते हैं कौन सा फीचर आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज आता है। अगला जो आता है वो क्या आता है बेटा, टैक्सोनॉमी
एड्स आते हैं, AIDA, साधन, सामान, सट्टे जो भी होते हैं इस लोगों को पढ़ने के लिए। तो देखो हमारा जो चैप्टर है उसमें व्हाट इज़ लिविंग हमने पढ़ लिया है। हमारा काम है अब टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक के बारे में पढ़ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ना और टैक्सोनॉमी एड्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि साहब क्या होता है आगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम होता है हमारा टैक्सोनॉमी। क्या होता है? टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक अभी स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद। देखो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। देखो अगर मान लो कि आप लोग, नहीं आप लोग कुछ मत करिएगा, आप लोग बैठ के पढ़िएगा, बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और अचानक से मुझे क्रीचर टाइप का दिखता है जो अननोन है मेरे लिए, मुझे पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। मैं कैसे पहचान करूँगा, पता करूँगा कि साहब ये वाली चीज़ जो है वो ये है। जैसे छोटा बच्चा कहीं पर जाता है, मान लो उसको कोई ऐसा कीड़ा दिख गया, इंसेक्ट दिख गया, कोई चलती फिरती जानवर दिख गया, तो उसको अचानक से ऐसा लगता है कि हाय राम ये क्या है। फिर वो बड़ों से सवाल करता है कि पापा या मम्मी जो ये चीज़ है वो क्या है। ठीक है, तो अभी उसको पता नहीं है ना, उसका नॉलेज का दायरा जो है वो इतना नहीं है, लिमिटेड है। तो वो टैक्सोनॉमी जो एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहाँ पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो होती है वो ये होती है। जैसे मैं जा रहा था, मुझे अचानक से कोई क्रीचर दिख गया, तो मैं क्रीचर को देख कर क्या करूँगा, पहचान लगाने की कोशिश करूँगा, हाँ इसके 4 पैर हैं, मतलब कोई ना कोई जानवर होगा। ठीक है, अरे इसका मुंह तो गाय जैसा है, तो इसका मतलब होगा कि ये गाय से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बाद में पता लगेगा कि भाई इसके अंदर तो है ना थोड़ा ब्लैक रंग आ रहा है पूरा, इसके सींग जो है मोटे मोटे मुड़े हुए से हैं, अरे इसका जो पीछे एब्डोमेन है वो थोड़ा ब्रॉड है, पीछे फ्लैट जो होती है इसकी पूंछ जो होती है फ्लैटेंड हो रही है, और लास्ट में पोनी टेल बन रही है, इसका मतलब सर ये तो भैंस है। तो पहचान कैसे हुई? जानवर को देखा, बड़ा सारा दाना था भाई, उसको जानवर को पहचान लिया। कैसे? उसके फीचर्स देख के, और नाम भी निकाल लिया। तो देखिएगा, कभी जैसे हम लोग टैक्सोनॉमी जो होती है उसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है, देखिएगा अभी परिभाषा या डेफिनेशन जो होती है पूरी हो जाएगी। सबसे पहले कोई क्रीचर आप लोगों ने देखा, देखते ही आइडेंटिफिकेशन करेंगे। भाई आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसकी पहचान करेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन या आपने पहचान कर ली क्या, हाँ कि साहब इसके तो 4 पैर हैं, ऐसा ऐसा दिखता है। अब पहला फीचर हो गया आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर चुके हैं। दूसरा, भाई ऐसा ऐसा दिखता है, इसके पोनी टेल है, फ्लैटेंड जो है इसकी टेल जा रही है, ब्रॉडेड एब्डोमेन है, पैर जो हैं वो छोटे हैं, सींग जो हैं वो थोड़े आगे की तरफ जो मुड़े हुए हैं। तो पहचान कर ली, आइडेंटिफिकेशन हो गया। भाई अलग अलग किस्में होती हैं, अलग अलग पहचान होती है। आइडेंटिफिकेशन कर लिया क्रीचर को देख के, फिर आप लोगों ने उसका नाम दिया कि ये नाम जो होता है वो नामकरण पद्धति से दिया जाता है, जिसका नाम होता है नॉमेनक्लेचर, नामकरण। अरे करण नाम नहीं, नामकरण कर। नामकरण का मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नया नया नाम दिया जाता है ना, तो ये कार्यक्रम करा जाता है, उसको नामकरण कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम उसकी पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद में हम लोग उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में भाई सर अब पहचान लिया है, भाई इसको रखेंगे कहाँ पे ताकि इसकी स्टडी हम लोग इजीली कर सकें। तो हम लोग होता है 4 पैरों के जानवर की श्रेणी में रख देंगे। भाई गाय भी 4 पैरों का जानवर होती है, बचपन में खूब सारे ऐसे लिखे हैं। भैंस भी 4 पैरों का जानवर होती है, घोड़ा भी होता है। जैसे घोड़े पे निबंध आया था, हम जब हमारे दूसरी कक्षा में थे तब घोड़े पे निबंध लिखो साहब। तो अब उसी तरह से हम लोग इसकी क्या करेंगे, पहले पहचान कर लेंगे, नामकरण कर लेंगे, फिर इसका वर्गीकरण करेंगे जिसका नाम होता है क्लासिफिकेशन। क्या नाम होता है इसका? नाम होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। क्या नाम होगा? वर्गीकरण। मान लो किसी भी क्रीचर को आपने देखा, देखते ही पहचान करी, पहचान करते ही सारे फीचर याद में आ गए, पता लग गया, नामकरण, अरे ये तो साहब भैंस है। उसके बाद में आपने वर्गीकरण कर दिया कि 4 पैरों के जानवरों के मतलब चरवाहा जिसको कहते हैं ना, भाई कैटल्स की श्रेणी में आता है। नहीं ऐसा नहीं हो मांसाहारी की श्रेणी में डाल दिया, सर ये तो तेंदुए की प्रजाति, उसके भी 4 पैर थे।
फीचर नहीं था ना उसका, वो मांस खाता था, ये नहीं खाती है, इसका फीचर अलग है, बॉडी का रंग अलग है, पहचान अलग तरीके से हुई, नाम अलग करा जाएगा, शेर को और घोड़े को, उसी तरह से हमारे बंदरों को, हम लोगों को एक अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है वर्गीकरण के द्वारा। तो ध्यान रखना, इन सब को हम लोग साइंस की, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं नाम होता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, नामकरण के बारे में पढ़ते हैं और वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। एम आई क्लियर? तो इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य जो है वो हम लोगों को इसको संभव करना है। तो परिभाषाएं जो होती है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पूरे चैप्टर में से कहीं पर कोई डायग्राम आपको नहीं देखने को मिलेगा, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बस उनमें से ही क्या क्वेश्चन बन जाता है, क्या 2 क्वेश्चंस निकलेंगे, 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसमें से अगर संभवतः तो एक आता है, पर 2 निकल जाते हैं कभी कभी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि टैक्सोनॉमी जो होती है उसकी डेफिनेशन जरूर पूछ सकता है। 3 ऑप्शन में देगा, चौथे में नन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को, या अगर ऑल ऑफ द अबव आ गया तो ऑल ऑफ द अबव को हमको चूज करना पड़ेगा। तो ये इसके 3 फीचर्स हो गए, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। तो मतलब अगर हम लोग बात करेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, तो टैक्सोनॉमी जो होती है, ध्यान रखने वाली चीज़ है टैक्सोनॉमी, नॉमी साइड में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। तो टैक्सोनॉमी जो होती है वो साइंस की एक ब्रांच होती है, ठीक है, और बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग किसी भी क्रीचर को देखकर उसकी पहचान कर ली। पहचान करने के बाद में उसका नाम, जैसे पहचान कैसे करोगे, भाई इसके 4 पैर हैं, वही सेम चीज होगा कि भाई इसका एब्डोमेन बड़ा है, पहचान कर लो। नामकरण कर दो कि साहब ये तो भैंस जैसी दिखती है, भाई मवेशी वाला प्राणी है। उसके बाद में क्या होता है, वर्गीकरण कर दो, 4 पैरों के अंदर आ रहा है, भाई सर इसका फीचर यही वाला था। अलग अलग जीवों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। तो एक साइंस की ब्रांच जिसके अंदर पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करा जाता है उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहेंगे। तो टैक्सोनॉमी की ये 3 चीज़ें जो होती है वो आपको दी हुई होगी, आप लोगों को पहचान करनी होगी, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी हो गई। अब देखो वो क्लासिफिकेशन होता है, वो ब्रॉड एक पूरा ग्रुप है। भाई टैक्सोनॉमिक अगर हम बात करेंगे तो ब्रॉड है, लेकिन इसके बारे में इतना नहीं हमारा डीपली अध्ययन नहीं करवाया जाएगा। आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा भाई टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए क्लियर हो चुका है, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक, देखो सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स जो होती है वो भी टैक्सोनॉमी से ही इजाद हुई हुई एक तरह की ब्रांच होती है। देखिएगा सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक जो होता है वो टैक्सोनॉमी से इजाद करी हुई एक ब्रांच होती है, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे साइड के अंदर आप लोगों को सिस्टमैटिक एक पूरा का पूरा हायरार्की दिख रहा होगा, ठीक है। ये इस हायरार्की के अंदर हम लोग ये देखेंगे भाई एक छोटा सा फीचर नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जो होता है वो कैसा बढ़ जाता है। तो देखिएगा सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध। क्या होता है, क्रमबद्ध। और ये क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा वर्ड है सिस्टमैटिक। मतलब क्या होगा, किसी भी क्लासिफिकेशन को अगर हम क्रमबद्ध रूप से जमा दें तो वो सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। इसको याद करने का अच्छे से तरीका बताता हूं। PCO, PCO, FGS, PCO, FGS। पीसीओ तो याद हो जाएगा भाई, पीसीओ बूथ लगते थे ना जहाँ पे फ़ोन करते थे हम लोग, किसी को पीसीओ कहलाते थे, एसटीडीज जिसमें ध्यान रखना। फंगस, 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 पीसीओ फंगस आप लोगों को याद हो जाएगा। और इसके आगे हम लोगों को केवल के को चिपका देना है। क्या चिपका देना है, के को। ये हायरार्की तैयार हो गया। स्टडी अभी करेंगे थोड़ी देर के अंदर। भाई देखते हैं कि सर के जो होता है वो किसको डिनोट करता है। तो के जो होता है वो हमारे मतलब हायरार्की जो होता है उसका एक सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा समुदाय है, जिसको हम लोग कहेंगे किंगडम। क्या कहेंगे, किंगडम। नेक्स्ट बात करते हैं कि P स्टैंड फॉर द फाइलम। फाइलम को हम लोग क्या कहेंगे, P से डिनोट करेंगे। C जो होता है वो हमारी क्या होती है, क्लास होती है। O जो होता है वो हमारा
ऑर्डर होता है, एफ जो होता है वो हमारा फैमिली होता है, जी जो होता है वो हमारा जीनस होता है, एस जो होता है वो हमारा स्पीशीज होता है। बाकी तो आपको दिख ही गया होगा भाई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये हायरार्की हमारा तैयार हो गया। भाई इन्हीं श्रेणियों के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे हम लोगों ने बात करी कि भाई साहब ये किंगडम क्या होता है, स्पीशीज तक कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं, तो ये वही वाली बात हो गई। देखो जैसे आप लोगों को कहा जाए कि भाई हम लोग क्या करें कि इस यहाँ किंगडम से स्पीशीज को कैसे समझ सकते हैं, तो एक छोटी सी चीज़ से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, होप आपको समझ में आएगी। पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई स्पेस में बैठा हुआ है ना, स्पेस के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ स्पेस स्टेशंस हैं, वहाँ पर बैठा हुआ है और किसी को आदेश देता है कि भाई साहब, जैसे मान लो यमराज जी आकाश में बैठे हुए हैं, वो अपने जो चित्रगुप्त है उसको आदेश देते हैं, भाई साहब फलाने आदमी के पास में जाकर आओ, लेकर आओ। बोले साहब पहचानेंगे कैसे? भाई उसका नाम जो है वो क्या नाम है, XYZ नाम है, XYZ नाम से पहचान लेना। अब चित्रगुप्त होशियारी में निकल गए बाहर कि भाई साहब आज तो ढूंढ के लेकर आएंगे, आदेश मिला है, पूरी बात सुनी नहीं थी। चलो साहब गए, जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आए, अंतरिक्ष से नीचे उतर रहे थे, उनको पता लगा पृथ्वी दिखी। अब भाई साहब पृथ्वी से ही लेने आएंगे, दूसरे ग्रह पे तो जीवन ही नहीं है, पता नहीं हमको होगा तो। अब भाई जैसे ही पृथ्वी के ऊपर लेने आए, XYZ को ढूंढने आए, उन्होंने देखा कि भाई साहब पृथ्वी तो इतनी बड़ी है और इसमें तो भांति भांति के लोग हैं। 6 अरब से ऊपर जनसंख्या थी, आपको पता होगा, अब तो बढ़ गई होगी, हालांकि NCERT में तो 6 अरब डिनोट कर रखी है, तो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब जैसे बात करी कि भाई साहब कि XYZ जो होगा वो कहाँ मिलेगा, उसने देखा कि नीचे आओ। अब उसको ऐसे यहाँ पर डाइवर्सिटी दिखी, भाई साहब कि XYZ या तो जानवर हो सकता है या तो कोई प्राणी हो सकता है, भाई किसको लेकर जाना है। अब यहाँ पर बात आएगी कि XYZ के नाम भी बहुत अलग अलग, कि भाई साहब नीचे आए तो सबके नाम या तो लाइन से लगे हुए कि भाई XYZ शर्मा भी है, तो यहाँ पर एंटोनी भी है, कोई फ्रेडरिक भी है, तो पता नहीं कौन कौन से कितने कितने लोग हैं। भाई XYZ खान भी है, बहुत सारे लोग मिल गए उसको। उसने फ़ोन करा, जैसे ही फ़ोन करके पूछा कि साहब यहाँ तो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, मैं अर्थ के जस्ट गेट के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, क्या करूँ। उन्होंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग XYZ हो, XYZ को ढूंढना है, सॉरी आप लोग तो कहाँ हो, XYZ को हम लोगों को ढूंढना है। ढूंढने के लिए जैसे ही फ़ोन लगाया जाएगा, उन्होंने बोला XYZ जो होता है वो अर्थ के ऊपर एक कॉन्टिनेंट होगा जिसका नाम है एशिया, एशिया में चला जा। साहब आ गए एशिया के बाद उन्होंने बोला कि इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ दिख रही है साहब, किस में ढूंढूं? कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने बोला इंडिया में चला जा। इंडिया में आ गए, बोले साहब यहाँ तो देखो 28 के 28 राज्य पड़े हुए हैं, किस में जाऊँ? 9 यूनियन टेरिटरीज है, किस में जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तो यहाँ पर स्टेट राजस्थान में चला जा। बोले राजस्थान के भी अंदर सर 33 ज़िले हैं, किस में जाना है? 33 ज़िलों में देखो धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, 33 ज़िले में से किसके पास जाना है? तो 33 ज़िलों में से किसके पास जाना है? उन्होंने बोला एक ज़िला होगा बीच के अंदर जिसका नाम होगा क्या? अजमेर। अजमेर में चला जा। अजमेर में चला गया साहब, अजमेर आ गया। उन्होंने बोला अजमेर भी बहुत सारा भाई साहब 8 तहसीलों में बटा हुआ है, किसके पास जाएंगे? बोले कोई बात नहीं, अजमेर तहसील लगेगी, अजमेर सिटी में चला जा। साहब आ गए, अजमेर तहसील के अंदर आ गए। जैसे ये तहसील के अंदर मिले, बोले साहब यहाँ तो बहुत सारी अलग अलग पता नहीं कितने कितने वार्ड में बटा हुआ है, ये तो किसके पास जाऊँ? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आ चुके हो सिटी के अंदर, आपका स्वागत है अजमेर सिटी के अंदर, और वहीं से हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं। वहाँ पर बोल दिया साहब मार्टिनडल ब्रिज चले जाओ। मार्टिनडल ब्रिज साहब आ गए और पता लग गया भाई यहाँ पर एक ऐसा संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ XYZ बैठा हुआ है। साहब आ गए, भाई साहब इस संस्थान के अंदर घुस गए, भाई XYZ है क्या? उन्होंने बोला साहब पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। उन्होंने बोला शर्मा भी है, खान भी है, इतने लोग हैं, कैसे पहचानूं? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, इस कक्षा के मतलब संस्थान के इस कक्षा के अंदर XYZ कुछ ऐसा करके बैठा हुआ हो रहा है, XYZ PQRS उसका सरनेम है, वो करके बैठा हुआ है। उसको पकड़ के लिया, साहब आ गए और इसको पकड़ के ले गए। मतलब उनको इतना बड़ा रास्ता तय करना पड़ा। कैसे? तो बड़ी जगह पर, मतलब किंगडम एक बड़ा जगह है जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, और जबकि स्पीशीज़ जो होती है वो एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा लेवल है जहाँ पर डाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्पीशीज़ जो होती है वहाँ पर डाइवर्सिटी का लेवल कैसा है? लो है,
या किंगडम के अंदर लो है या हाई है, तो आप लोग बताएंगे किंगडम जो है वो हाईली डाइवर्स है, जबकि हायरार्की में, और जो मतलब जो अगर हम बात करें कि सबसे डाउनती जो है वो हमारा स्पीशीज़ है, मतलब यहाँ पर बहुत कम डाइवर्सिटीज़ मिलती है, तो स्पीशीज़ होगी। आप लोगों से क्वेश्चन है, जो इवोल्यूशन है मतलब विकास है, ठीक है, वो विकास जो होता है वो या तो स्पीशीज लेवल पर ज़्यादा होगा या किंगडम लेवल पे ज़्यादा होगा, है ना। या तो इवोल्यूशन जो होता है वो स्पीशीज लेवल पे ज़्यादा होना चाहिए, या जो इवोल्यूशन होना चाहिए वो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। वो आप लोगों को क्लियर करके बताना है कि सर विकास जो होता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, किंगडम में सबसे ज़्यादा होगा कि स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों पे ऊपर छोड़ता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप लोग कर लोगे, वरना नहीं करोगे। मेरे दिमाग में आया, मेरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, और एनसीईआरटी के चैप्टर से है, ठीक है। वो चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा, वरना आप लोग चैप्टर खोल के पढ़ लेंगे तो कैसा पता लगेगा, कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे। स्टेटमेंट जाके पढ़ लिया, पता लग गया, रट्टा मार लिया, सर ने बताया था, समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जाएगा भाई हाईली डाइवर्स तो ये है, लोली डाइवर्स वो है, इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन होता है। वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इत्मीनान से समझिएगा। भाई डाइवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा किंगडम में है, स्पीशीज़ जो है उसके अंदर डाइवर्सिटी जो होती है वो कम है। कैसे है बाद में समझेंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा जो विकास होगा, उस जो विकास की प्रक्रिया जो होगी वो किंगडम में सबसे ज़्यादा होगी। भाई किंगडम में तो बहुत सारे जने हैं, तो बहुत सारा विकास हो सकता है। विकास मतलब एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें वो क्या करेगा, वृद्धि भी करेगा, जनन भी करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और विविधता लेकर आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेगा, वृद्धि भी करेगा, जनन भी करेगा, विविधताएं लेकर आएगा। तो विविधता जो होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसी प्राणी में आएगी। देखिएगा, प्राणियों में विविधता यहाँ पर है, पर प्रजातियों में विविधता जो होती है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, प्रजातियों में विविधता जो होती है मतलब जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ लेवल के ऊपर जो विविधता डाइवर्सिटी होती है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो होती है वो सबसे कम होती है। लेकिन अगर हम लोग पूरे देश से जैवमंडल हो गया, बायोस्फीयर हो गया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विविधता यहाँ पर मिलेगी, और सबसे कम जो होती है वो यहाँ पर मिलती है। जैसे इसी को ही अगर मैं लो लेवल से स्टार्ट करूं तो आप लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री में डालता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। केमिस्ट्री में आप लोगों को पता होता है सबसे छोटा पदार्थ जो होता है, पदार्थ से क्या होता है, पदार्थ तत्वों से, जैसे मैंने बोला कोई पदार्थ है, पदार्थ तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्व जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, आगे अणु बनाते हैं सर, जैसे परमाणु बनाते हैं। परमाणु से देखो पदार्थ क्या होता है भाई, पदार्थ जो होता है एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। तत्व क्या होता है भाई, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उससे अणु बनते हैं। अणु से क्या बनेगा बताओ, देवी अणु जो होंगे, अणु से आगे जाकर क्या बनेगा, अणु से आगे जाके यौगिक बन गया। भाई साहब यौगिक बन गया, देखो थोड़ा आप लोग देख लेना, इतना भी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे सोचना, हालांकि इसके अंदर भी सारे और प्रोसीजर होते हैं, पर केमिस्ट्री इतना डिनोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। यौगिक बनेगा, मिश्रण बन गया, उससे मिक्सचर जिसको हम कहेंगे, मिश्रण बन गया। मिश्रण से सीधे सीधे बढ़ते जाएंगे भाई, मिश्रण जैसे उसी को रिलेट कर दिया हमने कि भाई सेल बन गई, सेल से क्या होता है, ऊतक बन गया, ऊतक तंत्र बन गया, अंग बन गया, अंग तंत्र बन गया, शरीर बन गया, शरीर की संरचनाएं बन गई। शरीर से क्या बन गया, जैसे शरीर से बन गया समुदाय, कोई कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी से बन गया समाज, समाज से बन गया पूरा का पूरा क्या, जनसंख्या, और जनसंख्या से क्या बन गया, जनसंख्या जैसे होती जाती है तो जैसे जनसंख्या हो गई, जनसंख्या से बहुत सारे, जैसे जानवरों की जनसंख्या अलग हो गई, प्राणियों की जनसंख्या अलग हो गई, पादपों की जनसंख्या अलग हो गई, सारी जनसंख्या मिलकर जीवमंडल बना लिया। वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल सारे मिल गए तो क्या बन गया, जीवमंडल बन गया। जीवमंडल मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से अर्थ बन गई, अर्थ बन गई, अर्थ से क्या बन गया पूरा, अर्थ से आगे चले तो हमने बताया कि सौरमंडल बन गया, सौरमंडल अंतरिक्ष में चला गया, आकाश गंगाएं बन गई। तो ये चलते 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 एक हायरार्की मतलब एक क्रम बनता है। वही क्रम हम लोगों ने आप लोगों को बताया है। छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे, हाईली डाइवर्स के ऊपर चले जाएंगे, आ जाएगी समझ में, और किंगडम से स्टार्ट करेंगे तो छोटी जगह पर हम लोग पहुंच जाएंगे। यही जो होता है वो हमारा सिस्टमैटिक होता है, ठीक है, यही सिस्टमैटिक के अंदर। अच्छा सर ये जो एक एक है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैंने किंगडम के लिए एक समुदाय की बात करी थी। समुदाय का मतलब होता है भाई इसमें जितने भी प्राणी आ जाएंगे, भांति भांति के जो लोग आ जाएंगे वो सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे बताओ एक बार, तो वापस से इसको साफ सुथरा लिखते हैं फिर समझाते हैं।
जैसे बात करा के पीसीओ फंगस, पीसीओ फंगस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किंगडम, ठीक है, किंगडम की हमने बात करी। देखो किंगडम जो होता है, इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सा। क्या कहेंगे, टैक्सा कहेंगे। इसी को ही अगर हम इंडिविजुअल बात करेंगे तो इसको आप लोग कह देना बेटा टैक्सॉन। बोलो समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल अगर हम लोग बात करते हैं तो टैक्सॉन कहेंगे, पूरे ग्रुप की बात करेंगे इन सबको तो ये टैक्सा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टैक्सा। इंडिविजुअल बात करेंगे तो टैक्सॉन कहलाएगा, और अगर हम लोग नॉर्मल लेवल के ऊपर बात करेंगे, सभी को शामिल करते हुए बात करेंगे तो इसको टैक्सा कहेंगे। क्या पी से फाइलम जो है वो एक टैक्सा है क्या? हाँ, टैक्सॉन की श्रेणी में आ रहा है। क्लास जो है वो क्या है, एक टैक्सॉन है क्या? हाँ। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, पर्टिकुलर सब इंडिविजुअल क्या होंगे, एक टैक्सॉन होंगे और टैक्सा कहलाएंगे। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? तो टैक्सोनॉमी में इन्हीं टैक्सॉन्स की स्टडी करी जाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। सिस्टमैटिकली करी जाती है, सिस्टमैटिक का पार्ट बन जाती है। क्लियर हो जाएगा क्या? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर इसके कुछ एग्जाम्पल दो तो समझ में आएगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी से एक एग्जाम्पल बाहर नहीं पढ़ाऊंगा और ये भी नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर देखो दुनिया भर के, अगर आप लोग कभी कोई दूसरे नोट्स उठा के देखेंगे, कोई रेफरेंस बुक उठा के देखेंगे तो दुनिया भर के नाम मिलेंगे। भाई जितने 33 करोड़ देवी देवता जितने हमारे ग्रंथों में, हमारे साहित्यों में नहीं है, उतने तो आपको इस किताबों में मिल जाएंगे। सबके नाम थोड़ी आएंगे हमारे एग्जाम में। एनसीईआरटी से एक पोर्शन बाहर नहीं आता, एक नाम बाहर नहीं आता। अगर हम एक दो आ भी जाएं तो आप लोगों को उसके चक्कर में 10 किताबें उठा के पढ़ना नहीं है, क्योंकि कभी कभी बच्चे को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन है ना इस किताब में से आया, वो किताब है इतनी मोटी, इसको पढ़ लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी अलग कर लेंगे, मानसिक रूप से बोझ आ जाएगा। नई नई किताब लेकर आएगा, शुरुआत में बहुत अच्छा पढ़ेगा, छुपा के रख देगा, क्लियर ही नहीं होगी। फिर प्रेशर बढ़ेगा कि हाय राम वो किताब कर लेता तो ऐसा लगता है मुझे सब कुछ आ जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी 2 किताबें, 38 चैप्टर, 10 यूनिट, ख़त्म कर लो, सिलेक्शन लो और घर बैठो। घर तो कहाँ बैठोगे भाई साहब, वैसे अभी घर बैठने का ही दिन है, कोरोना चल रहे हैं खूब। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम। पढ़ते हैं कि कैसे छोटे से छोटे ग्रुप से मिला के किंगडम तक आपको पहुंचाया जाएगा, बड़ी से बड़े फाइलम तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। जैसे एनसीईआरटी के अंदर हमारा एक जीनस दे रखा है, ठीक है। जैसे एक बात करते हैं, जीनस हमें दे रखा है बेटा जिसका नाम है पैंथेरा। क्या नाम दे रखा है? पैंथेरा। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? जैसे हम लोगों को हम नाम दिया पैंथेरा दे दिया। अब पैंथेरा के अंदर जो होता है वो एक नाम देता है स्पीशीज का जिसका नाम